हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूपी बोर्ड 12th क्लास। यूनिट है सॉल्यूशन विलियन और उसमें पढ़ने जा रहे हैं हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से रिलेट करके राउल्ट का नियम। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले समझेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है बेटा। देखिए, किसी वाष्पशील विलायक, वाष्पशील जो इवेपोरेट होता हो, जैसे बेटा हमारा वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो एक किसी वाष्पशील विलायक, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर लेते हैं कोई वाष्पशील विलायक, किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय या अवाष्पशील पदार्थ। अब मैं आपको बताता हूं बेटा अवाष्पशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ये कह रहा था ना कि अगर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। किसका वाष्प दाब कम हो जाता है बेटा, वाष्पशील विलायक का। वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है जब तुम उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हो, अवाष्पशील विलेय मिला देते हो। अब ये अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील विलेय क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपका बेटा ग्लूकोज, आपका शुगर, यूरिया, ईटीसी, ये ऐसे पदार्थ है जिनको अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं बेटा। अगर इनको पानी में डाल दिया जाए तो ये पानी के वेपर प्रेशर को कम कर देंगे। ठीक है, देखिए जरा समझते हैं बेटा। जैसे मैं अगर यहां पर एक कंटेनर लेकर के बैठा हूं और यहां मैंने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया, देखिए वेपर प्रेशर का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपने अगर यहां पर क्लोज वेसल लिया है और वेपर ऊपर उठ रही है आराम से, ठीक है, तो ये वेपर ऊपर टकरा के जब नीचे आएंगी तो ये पानी की सतह पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगी, वो होता है वाष्प दाब। ठीक है, अब समझने की बात है आगे। किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अवाष्पशील मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए जरा। जैसे तो क्या होगा वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन होगा P0 माइनस PS। अब P0 क्या है, P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जैसे वो जल हमने लिया होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, और ये PS क्या हो गया, ये हो गया बेटा विलियन का वाष्प दाब। विलियन कैसे बेटा, जो भाई समझने की बात है, विलियन कैसे मेरे बच्चों। देखिए, जो पहले विलायक था पानी, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया। जैसे सपोज करो आपने वहां पर शुगर ऐड कर दी है, आपने सपोज करो वहां पर ग्लूकोज ऐड कर दिया है, तो अब वो विलायक पहले ही था पानी, विलेय आप लेकर के आए विलायक विलेय, जब उसमें घुलेगा तो अब जो चीज बन करके आएगी वो होगी विलियन, तो उसको PS से लेकर के आएंगे। ठीक है, तो P0 का भी मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS हो जाएगा विलियन जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला है। कौन सा विलियन, जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला है, उसका वाष्प दाब। तो PS हो जाएगा उस विलियन का वाष्प दाब जिसमें अवाष्पशील पदार्थ बेटा घुला है। ठीक है, समझ में आ गया जी। आइए आगे आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन तो समझ में आ गया कि विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्प दाब कम होगा, तो P0 माइनस PS आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो आपेक्षिक अवनमन के लिए यहां पर थ्योरी है, अच्छे से समझ लेना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS, वाष्प दाब का अवनमन तथा P0 का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। देख लीजिए, P0 माइनस PS अपॉन P0, यही है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसी को बोलते हैं बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझ लीजिए डिफरेंस है बेटा। अगर मैं इसे रख लेता हूं P0 माइनस PS, तो ये वाष्प दाब का अवनमन है P0 माइनस PS, और P0 माइनस PS अपॉन P0 ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आइए जरा एक बार फिर देख लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। P0 माइनस PS तथा P0 का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब वाष्प दाब हमने पढ़ लिया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने पढ़ लिया। अब बेटा पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम। ठीक है, आइए जरा अब हम पढ़ते हैं बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ क्या है भाई, ठोस से द्रव में बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठोस
ठोस से द्रव में बने विलयन, कोई ठोस को लिक्विड में डाल करके ठोस से द्रव में बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो भाई, ठोस से द्रव में बने विलयन का मतलब है जैसे आपने चीनी ग्लूकोज लिक्विड में डाला था, उनके लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है बेटा, किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, वो विलयन जिसमें आपने अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया है, आपने चीनी घोल दी है, आपने यूरिया घोल दिया है, या फिर आपने ग्लूकोज घोल दिया है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उस अवाष्पशील पदार्थ को जो हमने घोल करके विलयन बनाया है, अब उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलय अवाष्पशील पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए जरा, कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वो विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर हो जाएगा। ये एक्चुअली में क्या एक्स क्या है? विलय का, ये है विलय का मोल प्रभाज्य, ये है विलय का मोल प्रभाज्य, ये विलय का मोल प्रभाज्य है। आ गया ये जरा फटाफट कैसे करेंगे? अब विलय के जब मोल प्रभाज्य की बात आ ही गई है तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, विलय का मोल प्रभाज्य बराबर विलय के मोल अपॉन विलय जमा विलायक के मोल। यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, आप इधर देखो जरा, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, बेटा ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या हो जाएगा हमारा? ये विलय के मोलों की संख्या और ये विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या होता है बेटा, ठीक है। समझ में आ गया जी आपको? आइए, यदि विलयन अति तनु होता है, यदि हमारा विलयन अति तनु है तो n का मान, स्मॉल n का मान, यानी कि विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की अपेक्षा बहुत कम होता है। देखिए ध्यान दो, यदि विलयन अति तनु है, अगर हमारे पास वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, यदि विलयन अति तनु होता है हमारे पास, अगर विलयन अति तनु है, ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या का मान विलायक के मोलों की संख्या की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा यह है, उस कंडीशन में जब ये समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था कि अगर विलयन तनु है तो तनु विलयन के लिए ये समझ लीजिए सीधा सीधा, अति तनु विलयन के लिए, ये अति तनु विलयन के लिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं कैपिटल एन के, ठीक है। आ गया समझ में? अब आते हैं इधर, अतः पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो इन दोनों की जगह एन प्लस एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह मैं कैपिटल एन रख सकता हूं। आ गया समझ में यहां तक सब बच्चों को? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अब आगे चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यहां समझो जरा, यहां भी तो समझो। स्मॉल एन है विलय के मोलों की संख्या, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। कैपिटल एन क्या होता है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, है ना? समझ में आ रहा है? अब कैसे कर सकते हो आप? ये जो विलय के मोलों की संख्या यहां रखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, इसकी जगह रखेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो क्या होगा भाई? अब फॉर्मूला निकल के आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। अब तुम कहोगे कौन कहां पर क्या क्या है? स्मॉल w विलय का भार, स्मॉल m विलय का अणुभार,
कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल एम विलायक का अणुभार। बेटा स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा? विलेय का भार। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। ठीक है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल एम विलायक का अणुभार। ठीक है, पता लग गया कि स्मॉल एन क्या है? सब ये मैं सब लिख दिया आसानी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने यहां लिख भी दिए हैं और भी अच्छे से देख लीजिएगा जरा आप लोग। स्मॉल डब्ल्यू अवाष्पशील विलेय का भार ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में, स्मॉल एम अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार या मोलर द्रव्यमान, कैपिटल एम यहां विलायक का आ जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब देखिए वाष्प दाब का अवनमन क्या था? शॉर्टकट में अगर मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं, वाष्प दाब का अवनमन क्या था? जैसे सपोज करो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया पी नॉट, जब उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो वो हो गया पी एस। ठीक है, ये तो हो गया पी नॉट माइनस पी एस हो गया वाष्प दाब का अवनमन। कब आएगा वाष्प दाब का अवनमन? जब तुम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी, यूरिया। ठीक है, और एक होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो उसमें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब राउल्ट ने क्या बोला कि वो जो अवाष्पशील पदार्थ आपने लिया है उसका जो मोल प्रभाज है वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के इक्वल होता है। अगर उस विलेय का मोल प्रभाज एक्स है तो यहां पर आप लिख सकते थे क्या? मैंने यही तो सिखाया कि आप यहां पर लिख सकते थे विलेय, पर मुझे पता है विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय जमा विलायक के मोलों की संख्या। फिर स्टेटमेंट निकल के आई कि भैया अति तनु विलयन के लिए स्मॉल एन, स्टेटमेंट आई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर होंगे किसके? कैपिटल एन के। तो यहां आ गया स्टेटमेंट हमारा निकल करके, ये बन गया फॉर्मूला। अब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू यहां रखेंगे तो ऐसे भी बन सकती थी बात। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसा आया था ये? चलिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, यूपी बोर्ड में प्रॉपरली इसको पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में बेटा प्रॉपरली इसको पूछता है राउल्ट के नियम की सीमाएं। कहां कहां जाकर के राउल्ट का नियम काम नहीं करता। पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में सीधा पूछ लेगा आपसे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं बताओ, तो क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता है यूपी बोर्ड भाई। ठीक है, तनु विलयनों पर लागू नहीं होता। राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू नहीं होता। अगला, केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम लागू कब होगा? अवाष्पशील पदार्थों के तनु विलयनों पर लागू होगा। अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर, सॉरी, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होगा। एक शर्त ये हो गई इसकी। थर्ड, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अगला है भाई, वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित या संगुणित होते हैं उन पदार्थों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। अब कौन कौन से पदार्थ वियोजित होते हैं? जैसे आपने पानी में नमक डाल दिया, ठीक है, जैसे ये एक वर्ड यूज किया इसने, जो वियोजित होते हैं। अवियोजित कौन होते हैं? जैसे आपने नमक ले लिया NaCl, एक्वस, पानी में डाला तो सिंपल ये कहां चला जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आयनन हो गया, वियोजित हो गया। एक संगुणित क्या हो गया? जैसे आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड, ये अपने सॉल्यूशन में जाकर के संगुणित हो जाता है और अपना ये डाइमर बना लेता है, ये संगुणित। तो ऐसे पदार्थ जो ऐसे वियोजित होते हो, ऐसे पदार्थ जो ऐसे संगुणित होते हो, उन पर भी राउल्ट का नियम काम नहीं करता बेटा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए और आगे देखते हैं थोड़ा अच्छे से, फिर समझ लेते हैं क्या था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहले वाष्प दाब का अवनमन समझ लीजिए। जैसे मैंने माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया पी नॉट और विलयन का वाष्प दाब हो गया पी एस। कब आया विलयन? जब आपने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल ऐड किया, अवाष्पशील पदार्थ, तो ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन। अगर आपने
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कर लिया, तो ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है? ये उस विलेय के बराबर होता है जो आपने मिलाया है वाष्पशील। ठीक है, मेरे बच्चे जानते हैं क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पर तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू होता है किसके? कैपिटल एन के। तो यहां क्या कर लूंगा मैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब ये कौन है? स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, ये विलायक के मोलों की संख्या। तो ये ऐसा हो सकता है ना, विलेय के मोल भार बटे अणुभार, विलायक के मोल भार बटे अणुभार। मैंने छोटे डब्लू से ये दिखाना चाहे वो विलेय का है, बड़े डब्लू से दिखाना चाहे विलायक का है। स्मॉल एम मैंने दिखाना चाहे विलेय का अणुभार है, ये विलायक का। तो फॉर्मूला बन के क्या आ जाता है, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू, ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल एम और भैया कैपिटल डब्लू स्मॉल एम, और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में मैं इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लेंगे जो पेपर में आ गए हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को ले लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको किस पर? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर आधारित। ओके, टेक केयर।